मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 13 बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासन जागा है। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में सिरप पर पाबंदी लगाकर जांच कमेटी बना दी गई है। मध्य प्रदेश में 27 दिनों में 11 बच्चों की मौत सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही हुई है और अभी तक राज्य सरकार का कोई भी जिम्मेदार अफसर या मंत्री छिंदवाड़ा नहीं पहुंचा है। इसी जानलेवा जहरीले सिरप को एक दिन पहले तक सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी जा रही थी, मगर आज मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और तमिलनाडु की कंपनी शेषन फार्मास्यूटिकल्स में सिरप के उत्पादन पर रोक लगाकर एमपी में भेजे गए सिरप को दुकानों से हटाने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में और क्या लापरवाहियां हुई हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक लोटा बेटा था सर मेरा, 2 तारीख को बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। अब हमारी दुनिया में बच्चा ही नहीं रहा तो क्या रहा। एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता सर। न्याय चाहती सर मैं सरकार से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना होना चाहिए। ये रोती हुई माँ बस इतना चाहती है कि जो इसके बच्चे के साथ हुआ, जिस तरह इस माँ के बच्चे ने दम तोड़ा, वैसे किसी के साथ ना हो। ये वो माँ है जिसका बेटा एक कफ सिरप के कारण आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विडंबना ऐसी है कि इस माँ के मृत बच्चे का नाम सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। मेरे साथ यदुवंशी परिवार के वो माता पिता हैं जिनका इकलौता बेटा दिव्यांश अब इस दुनिया में नहीं है। कफ सिरप बोलते हैं, वो सिरप दिए उन्होंने। 2 दिन वो दवा पिए, 22 तारीख को उनको, 23 को फिर उल्टी चालू हो गई। इसके बाद उन्होंने नागपुर रेफर कर दिए। कहानी खराब ही होती चली गई सर। 2 तारीख को बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। अब हमारी दुनिया में बच्चा ही नहीं रहा तो क्या रहा। एक लोटा बेटा था सर मेरा। ये माँ हर किसी को बार बार बता रही है कि इसके बेटे की मौत उसी सिरप के कारण हुई है जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। डॉक्टर के हाथ से लिखा पर्चा भी इसका सबूत है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 10 बच्चों की मौत में इनके 7 साल के बच्चे दिव्यांश यदुवंशी का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में परिवार आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। यही बताया था कि बच्चे की दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, उसकी यूरिन भी नहीं आ रही थी। बच्चा हमारा एक ही था। उसको बचाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। गांव वाले से कर्ज लिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, हमारे पास जो भी जेवर चांदी था सब बेच दिए और जो भी थोड़ी बहुत जमीन है उसको भी गिरवे रख दिए हमने कि हमारा बेटा बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। न्याय चाहती सर मैं सरकार से। छिंदवाड़ा की परासिया में मासूम बच्चों की मौत के मामले ने जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह का कहना है सिरप के बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले सोमवार को ही तत्कालीन कलेक्टर साहब ने उस पर रोक लगा दिया था बिकने से। जहाँ जहाँ पर भी गई हैं उन सभी को, सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको सूचना दे दी गई है कि आप इसको नहीं बेचेंगे। विस्तार न्यूज की टीम ने छिंदवाड़ा के दवा व्यापारियों से भी बात की, जिनके जरिए ये जानलेवा सिरप छिंदवाड़ा की अलग अलग मेडिकल दुकानों तक पहुंचा था। छिंदवाड़ा में जिन दवा व्यापारियों के पास ये सिरप पहुंचा है, मैं उनमें से एक दवा व्यापारी के पास आया हूँ। ये हमारे पास तो 4-5 साल से इसकी सप्लाई हो रही है। 100-150 बोतल लगभग महीने में ये बिकता है और ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है। जानलेवा सिरप से हुई मौत के बाद राजनीति भी तेज है। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने आरोप लगाया है कि जब 2 बच्चों की मौत हुई थी तभी जिम्मेदारों को पत्र लिखकर चेता दिया गया था, लेकिन किसी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से इसको गंभीरता से नहीं लिया और लगातार सीक्वेंस से बच्चों का देहांत होता रहा। आज जो आप सिरप की बैन करने की बात कर रहे हैं, ये सैंपल इन्होंने जब 2 बच्चे 3 बच्चे खत्म हुए थे तब लेके गए थे। 1 महीने बाद सैंपल लेके आ रहे हैं, उसके बाद बैन कर रहे हैं। क्यों नहीं इसमें तत्काल कार्रवाई की? मतलब पहली मौत जहरीले सिरप से हुई और बाकी की मौतें लापरवाह सिस्टम के कारण। ऐसे में विस्तार न्यूज के जिम्मेदारों से कुछ सवाल हैं कि आखिर क्यों शुरुआती मौत के बाद प्रशासन नहीं जागा? सिरप पर बैन लगाने में इतनी देरी कहां हो गई? बगैर ट्रायल के एक जहरीला सिरप सप्लाई कैसे कर दिया गया? और गुनहगारों पर कब और क्या कार्रवाई की जाएगी? वैसे इन मृतक बच्चों के परिजनों को स्वास्थ्य मंत्री के दौरे का भी इंतजार है। विस्तार न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। तो इस बड़े दर्द विदारक मुद्दे पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी से। अभिलाष जी, 11 बच्चों की मौत, कहाँ चूक कर गई सरकार और क्यों ऐसी मौतें हुई? मुझे लगता है कि इसमें सरकार के डिपार्टमेंट जो अलग अलग विभाग है उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि बाज़ार में इस तरीके की जो
दवाइयाँ मानक स्तर की है या अमानक स्तर की है, जहरीली है, बच्चों को देने लायक है नहीं है, ये किस फैक्ट्री से आ रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में वो बिक्री हो रही है। क्योंकि यदि छिंदवाड़ा जैसे ज़िले में यदि कोई माता पिता यदि काउंटर पर जाके वो दवाई ले रहे हैं या किसी अस्पताल में वो दी जा रही है, तो उसमें क्या उसमें मिला हुआ है जो अब रिपोर्ट आ रही है, और ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश ने भी जो जाँच करी उसके हिसाब से दिख रहा है कि बहुत ही घातक उसमें दवाइयाँ मिली हुई थी। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग तो हमेशा ही सोता हुआ आ रहा है मध्य प्रदेश में, पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग और साथ में ड्रग कंट्रोलर और बाकी जो एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके, क्योंकि डर इस चीज़ का है कि जो दुखद घटना छिंदवाड़ा में हो गई वो और भी किसी शहर में या और भी किसी ज़िले में कभी भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग स्तर के जो दवाई निर्माता है उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण मुझे दिखता नहीं है सरकारी, ना वो कुछ इथिकल प्रैक्टिसेस को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अलग अलग समय पर आपने देखा होगा कि दवाइयों के ऊपर, चाहे वो फेक दवाइयाँ हों, मतलब बड़ी कंपनियों के नाम से ऐसी दवाइयाँ बाजार में बिक रही थी जिसका बड़ा भंडाफोड़ एक डॉक्टर त्रिपाठी थे उन्होंने किया था कि मानक स्तर से बहुत खराब और जहरीली, मतलब जिसको कहते हैं जिन दवाइयों का कोई असर नहीं होता, इस तरह की दवाइयाँ धड़ल्ले से बड़ी कंपनियों के नाम से मध्य प्रदेश में बिकती आ रही थी। तो मुझे लगता है आज भी उस तरीके की चीज़ें चल रही है, और ये तो एक हादसा हो गया छिंदवाड़ा में, इसलिए सरकार थोड़ी सी जाग गई। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि इस तरीके का कोई मामला बना नहीं है, इस तरीके की कोई दवाई नहीं है। फिर राज्य सरकार ने तमिलनाडु ने जब इसको बैन किया, बाकी राज्यों ने बैन किया, तो हमारी सरकार खड़बड़ाहट करके जग गई और उसके बाद में उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। पर फिर वही मूल बात है कि वो गरीब 11 बच्चे जो है उनके परिवारों पे जो गुजरी है, उसको आप कल की तारीख में वहाँ जाकर 4-4 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए बांट के आ जाएंगे और हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की प्रवृत्तियों पर बहुत कड़े तरीके से रोकथाम करना चाहिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा और उप मुख्यमंत्री को भी देखना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था शायद आपके शो पे कि उनके डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा कोई चलती नहीं है, लेकिन हम मंत्री को दोष क्यों दें? जो अफसरान हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? मैंने ये मानता ये कि डायरेक्टली इस कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग डायरेक्टली कहीं पर इन्वॉल्व होगा, लेकिन यदि उनकी सारी मशीनरी हर हमेशा चौकस रहेगी तो इस तरीके की घटनाओं पे काबू किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल है कि दवा कंपनियों से ऐसी चूक कैसे हो जाती है कि उस सिरप में जो डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है वो 48% से ज़्यादा है, यानी कि बड़ा जानलेवा स्तर पर पहुंचा है, जिसके चलते ऐसी मौतें हुई। तो दवा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जिस फैक्ट्री में बनी है, जिस दवाई जहाँ से आई है तमिलनाडु की किसी फैक्ट्री से, वहाँ से आने के बाद मध्य प्रदेश में उसमें कुछ बदलाव हुआ या बीच में कोई गड़बड़ियाँ हुई या उसी तरीके की दवाइयाँ वो फैक्ट्री बना रही होगी। यदि फैक्ट्री बना रही है तो पूरे देश में इस तरीके से दवाइयाँ वो भेज रही होगी। तो ये जो कफ सिरप है ये क्या सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही आया है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आया है, या आसपास राजस्थान ने भी जैसे इस पर पाबंदी लगाई है, तो जो अलग अलग राज्यों में ये कफ सिरप जाता होगा उसके ऊपर पूरे देश भर में उसको तुरंत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके की फैक्ट्री किस तरीके से चल रही है वो। और एक बड़ा सवाल ये भी उठा विलास जी कि क्या पहली मौत 27 दिन पहले हुई थी, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी तो हुई? मुझे लगता है कि स्थानीय अधिकारियों को ये नहीं लगता होगा कि एक हाथ मौत हो गई है, दूसरी मौत हो गई तो उसका कोई कारण बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए वो लेकिन लगातार एक के बाद एक जब मौत हो रही है तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग जो छिंदवाड़ा जिले का है, जिले के कलेक्टर, अब तो कलेक्टर बदल गए वहाँ के, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की जो स्वास्थ्य का जो अमला है उसने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि छिंदवाड़ा, हम कितना भी छिंदवाड़ा मॉडल कहें, लेकिन छिंदवाड़ा आज भी, छिंदवाड़ा शहर छोड़कर जो बाकी पूरा जो जिला है उसको आज भी हम आदिवासी जिले के रूप में ही पहचानते हैं और थोड़ा सा पिछड़ा भी माना जाता है। और आपने देखा होगा कि इन बच्चों को नागपुर रेफर किया गया था। तो छिंदवाड़ा में यदि मेडिकल कॉलेज खुल चुका है 2-4 साल पहले से, तो वहाँ पर यदि अस्पताल है, वहाँ पर बड़े डॉक्टर्स है, तो उन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस तरफ भी मैं चाहूँगा कि राज्य शासन उस तरफ भी ध्यान दे कि हम लगातार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने से स्थानीय लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? बिल्कुल आधे अधूरे से मेडिकल कॉलेज खुल के रह गए। मगर इस पूरी दर्दनाक घटना पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी सुन लेते हैं। इस दर्दनाक घटना पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत दवा कंपनियों की जानलेवा लापरवाही तो है ही, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये बड़ी चूक है। बच्चों की मौत की खबर पर यदि पहले ही अलर्ट हो जाता प्रशासन और इस जानलेवा सिरप के बंटने पर रोक लगा देता तो तकरीबन 11 घरों के नन्हे चिराग नहीं बुझते।